एक्सरसाइज 2.3 के सारे सॉल्यूशन इस वीडियो के लास्ट तक आपको मिल जाएंगे। तो स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे चैनल पाठशाला में। एक्सरसाइज 2.3 हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन बच्चों कहता है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 अ फैक्टर। ठीक है, यानी जो हमें पॉलिनोमियल या बहुपद दिया हुआ है x + 1 उसका गुणनखंड या फैक्टर है या नहीं, ये डिटरमाइन करना है। बच्चों कोई भी नंबर हमें पता चलना है x + 1 फैक्टर है, तो कोई भी नंबर फैक्टर है या नहीं है कैसे पता चलेगा? याद करिए रिमाइंडर थ्योरम को जब हम और इंप्रूव करते हैं तो हमारी फैक्टर थ्योरम बनती है। फैक्टर थ्योरम अक्सर में क्या होती है, जब इंट्रोडक्टरी वीडियो पढ़ रहे थे तो आप उसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में जाना था। अगर जो बच्चे नए हैं वो उसको वीडियो पे जाके देख सकते हैं, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, जब किसी नंबर को किसी बहुपद को हम लोग x - a से डिवाइड करते हैं तो अगर पॉलिनोमियल में x की जगह a रख देते हैं तो उसका रिमाइंडर आ जाता है, और अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो इसका मतलब वो फैक्टर हो गया। तो हमें x + 1 को फैक्टर प्रूव करना है, यानी x + 1 हमें x - 1 से कंप्लीट करना होगा। आइए एक बार रफ में देखते हैं। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल px है, उसे हमने डिवाइड किया x - a से, तो हमें जो pa मिलेगा ये 0 मिलना चाहिए, क्योंकि pa बच्चों रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय से क्या कहता है, ये एक्चुअली में रिमाइंडर है, रिमाइंडर। और जब रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है तो px, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष वाली जो थ्योरम है वो हमने शुरुआत में पढ़ी है, यानी डिवाइजर इसको डिविडेंड मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो उसी में जब रिमाइंडर ही 0 हो गया तो यानी क्वोशिएंट और जो डिवाइजर है दोनों मल्टीपल एक दूसरे के, यानी हम लिख सकते हैं px = qx प्लस gx और प्लस rx। यही rx हमारा रिमाइंडर होता है, और ये जब 0 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं qx gx ये एक दूसरे के मल्टीपल हैं। यही चीज हमें प्रूफ करनी है, तो हमें यही चीज बच्चों चेक करनी है। एक बार हम इसको गौर से करेंगे, और क्योंकि हमें x + 1 चेक करना है तो हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि आप लोग नए हैं, अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से और अच्छी तरह से करेंगे। पहले हम देखेंगे बहुपद क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कंपैरिजन कैसे करते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर करेंगे आगे। बच्चों ये हमारा px हो गया, हमने इसे px मान लिया, एक बहुपद px मान लिया जैसे कि हम लोग करते थे। अब अगर हमें x - a से कंपेयर करें तो कंपेयरिंग x - 1 और x + 1 है। अगर इसमें कंपेयर करें तो x सेम है। अब यहां पे बच्चों देखिए गलती कहां होती है, यहां पे माइनस साइन और यहां प्लस साइन है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं एक बड़े ब्रैकेट में x - -1। अब ये जो x माइनस, ये दोनों सेम हो गया, देखो ये दोनों सेम हो गया। अब a की जगह हमारा -1, यानी a = कितना हो गया, -1। तो अब अगर हम a की वैल्यू -1, यानी अब हमें नाउ या हिंदी में अब हमें pa निकालना है या p - 1 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, -1 का होल क्यूब, x ये की -1 रखेंगे, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -1 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, -1, और -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, और -1 कितना होगा, माइनस प्लस 1 होगा और प्लस 1 होगा। तो बच्चों अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये -1 हो गया, +1 -1 और +1, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यानी आ गया 0। अब आपने देखा कि अगर हम pa निकालते हैं, यानी हम p - 1 निकालते हैं, तो हमें दे दिया 0। अगर 0 मिल गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो px है, यानी अगर x + 1 हम यहां चेक कर रहे हैं, चेकिंग x + 1, ठीक, तो x + 1 को इसी को चेक करना है। तो x + 1 में अगर हम pa निकालते हैं या p - 1 निकालते हैं, अब बच्चे यहाँ पे कहां गलती करते हैं, प्लस साइन भूल जाते हैं और माइनस साइन भूल जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग 1 लेके इसको सॉल्व कर देते हैं। तो जैसे ही 1 लेके आप इसको सॉल्व करेंगे, हो सकता है वो भी 0 दे दे, लेकिन गलत है वो तरीका, हो सकता है वो भी 0 दे। अगर इसे 1 रख के सॉल्व करेंगे तो भाई -1 +1 और +1 +1, चलिए फिलहाल तो नहीं दिया, कभी कभी हो भी जाता है 0, तो वो गलत तरीका है। तो हमें चेक करना है, तो हमने कहा अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना जवाब बड़ा बड़ा लिख देंगे, यस। हिंदी वाले बच्चों, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए यस, हिंदी वाले बच्चों के लिए हाँ। सेकंड पार्ट बच्चों ये px दे रखा है, अब px दे रखा है तो x4 + x³ + x² + x + 1 सारे प्लस में है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं तो बच्चों देख के लगेगा सारे तो प्लस में है, क्या पता 0 आता है कि नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक ध्यान देने वाली चीज है कि हमारे यहाँ एक जगह -1 है, तो हो सकता है कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाए और 0 दे दे। एक बार हम लोग इसको चेक करते हैं, तो वही चीज एक की जगह हम लोग ने चेक कर लिया कि -1 है, देयरफॉर p - 1 कितना होगा, -1 की पावर 4
प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 और +1। ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, -1 +1। अब 1 की पावर 4, ये +1 देगा, ये -1 देगा और ये +1 देगा। ये कैंसिल आउट, अभी हमारे पास 1 हो गया विच इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए एक बार सॉल्व कर लीजिए, गलती होती है हमसे तो बताइए। ये माइनस ये प्लस कट गया, ये प्लस ये दोनों प्लस माइनस बच गया एक, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नो या नहीं। ठीक, यानी ये x+1 इसका जो गुणनखंड नहीं है या फैक्टर नहीं है। थर्ड पार्ट बच्चों ये कहता है, यही दिए रखा है, ठीक है, तो इसे हम लोग px मान लेते हैं, ये px के बराबर है, तो हमें p-1 निकालना है। तो -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस -1 और +1। तो ये -1 +1 तो कैंसिल आउट हो गया। अब हमें इस पे देखना है, इस पे कैसे होगा। तो अगर हम देखें तो -1 पावर 4 1 हो गया, -1 क्यूब और ये हो गया -3 और ये हो गया +3। तो +3 -3 कैंसिल आउट हो गया, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, प्लस में जाए तो +3 हो जाएगा, ये माइनस आएगा तो -3 हो जाएगा। अभी भी 1 आ गया, तो बच्चों इसका भी आंसर नो या नहीं हो गया। अगला पार्ट क्या कहता है, x³ - x² माइनस, अरे बाप रे 2√2 दुनिया भर की चीज आ गई। अब यहीं पे डर लग जाएगा, क्या डरने की जरूरत है, सॉल्व करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो पहले इसको px मानते हैं, ठीक है, इसको px मान लेते हैं। अब हमें p-1 निकालना है। माइनस बच्चों समझ में आ रहा है ना क्यों निकालना है, क्योंकि हमने एक की जगह कंपेयर पहले ही कर लिया था कि एक जगह -1 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में x-1 एक कॉमन चीज दे रखा है और उसी से सबको चेक करना है, इसलिए हमने एक बार में ही निकाल लिया पहले पार्ट में, इसलिए एक जगह -1 आ रहा है। अगर क्वेश्चंस अलग अलग होंगे, उसमें अलग अलग जगह चेक करना होगा, तो आपको बार बार ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, ए कैलकुलेट करने का तरीका भी बहुत आसान है, वो भी हम थोड़ी देर में और बता देंगे। अगर इसमें कंफ्यूजन लग रहा होगा कंपैरिजन में, तो बहुत आसान है, आप परेशान होते हैं, अभी मैं बताता हूँ। इसको सॉल्व करते हैं, p-1 तो हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस सॉरी माइनस -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1, x का -1 और प्लस √2। जहां जहां x से पहले -1 रख दीजिए, उसके बाद सिंपल सा सोल्यूशन होता है कि हमें ब्रैकेट ओपन करने होते हैं और कुछ भी नहीं करना होता है। तो आइए देखें, -1 का क्यूब यानी -1, -1 का स्क्वायर फिर -1, क्योंकि माइनस यहां लगा हुआ, माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस, लेकिन ये भी माइनस है, तो ये कितना हो गया प्लस। अब प्लस के साथ 2 प्लस √2 और प्लस √2। अब इसको सॉल्व करें तो -1 हो गया -2 प्लस, अगर ब्रैकेट ओपन करें 2 प्लस √2 प्लस √2। अब देखिए 2 तो कैंसिल हो गया, लेकिन 2√2 कितना हो गया, √2 कितना हो गया 2√2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास आंसर आ गया नो या नहीं। क्वेश्चन 2 कहता है बच्चों, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके हमें पता करना है कि gx इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो px gx यहां पे दे रखा है, देखते हैं इसको। अभी इसके पहले बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन पहले जैसा हो गया कि पहले में भी x+1 दिया था, तो यहाँ पे ये तो हमें पता चल गया कैसे है, निकलेगा माइनस में करके निकलेगा। लेकिन अब बच्चों देखिए प्रॉब्लम है, बच्चे कंपैरिजन करने में परेशान होते हैं, कैसे निकाला जाए। तो कुछ मत करना बच्चों, इसको डायरेक्ट एक रफ वर्क बनाना है इधर, ठीक है। एक रफ वर्क हमेशा जब भी कॉपी सॉल्व करिए मैथ को, जब भी दाया साइड का एक छोटा हिस्सा रफ वर्क के लिए बना के रखिए। तो कुछ नहीं करता है, gx को हम 0 कर देते हैं, gx 0 होता है, x+1 बराबर 0 हो जाता है, यानी x की वैल्यू -1 आ जाती है। यही समय बच जाता है, जो a हमारा है वो क्या आएगा। इससे क्या है, कभी गलती नहीं होगी। अब अगर हम इसे कंपेयर करते हैं x+1 को x -a से कंपेयर करके, तो हो सकता है यहाँ पे आपको गलती करने की संभावना हो जाती है, लेकिन इधर गलती करने की संभावना नहीं होगी। क्यों? कि हमें इसे 0 के बराबर ही इक्वेट करना होता है, क्योंकि जब गुणनखंड होगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो कोई भी एक टर्म 0 के बराबर तो हो ही जाएगा। इसलिए ये बिल्कुल ऐसा हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू हमें निकालना बहुत आसानी से आ गया। ओके, इसको करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं which implies that a is equal to -1, therefore pa is equal to, pa की जगह -1 कर देते हैं, therefore p -1, ठीक। 2 -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर, 2 -2 -1 कारण लिखने बाय फैक्टर थ्योरम। हिंदी वाले बच्चों के लिए गुणनखंड प्रमेय से, ठीक है बच्चों। यहां पे हमने लिख दिया, अब इसे सॉल्व करेंगे। -1 यानी हो गया -2, ये हो गया +1, ये हो गया +2 और ये हो गया -1, ठीक है। तो -2 +2 कट गया और माइनस माइनस प्लस हो गया -1, ठीक है।
तो ये भी कट गया, यानी आ गया 0। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया 0, यानी gx इसका एक फैक्टर है। सीधी सी बात है। सेकंड पार्ट में कहता है, सेकंड पार्ट ये है, इसमें gx की वैल्यू -x+2 है, तो x+2 इज इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं -2, यानी यहाँ पे a की जगह हमारे पास -2 आ गया। तो विच इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू -2, देयरफॉर p -2 हम निकाल लेते हैं। ठीक, तो -2 का होल क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन है, करते हैं तो आ गया -8 और -2 का स्क्वायर हो गया +4 और 4 × 12 + 12 और 3 दूनी 6 -6 और +1। ओके, तो 8 6 14, 12 1 13, 8 6 14, यानी -1 आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां आ जाएगा बच्चों नो या नहीं। एक बार देख लीजिए, हमने बहुत शॉर्ट में किया है, इस तरह सॉल्व करना आप लोगों को सीखना पड़ेगा। सारे उठा के काट दिए। ओके, थर्ड पार्ट बच्चों कहता है, ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट कहता है x³ - 4x² + x + 6 और gx में दिया x - 3, तो रफवर्क में x - 3 को क्या रखेंगे, इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे, a बराबर 3 आ गया। अब बच्चों माइनस नहीं आया क्योंकि उधर माइनस लगा हुआ है, इसलिए केवल 3 आ गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के साथ साथ हम लोग थोड़ा देखते हैं, p3 को आपके सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब -4 3² +3 और +6। ओके, सॉल्व करते हैं इसको, इधर आ जाते हैं, विच इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27, क्यूब रूट स्क्वायर रूट क्यूब और स्क्वायर सारे याद करने होंगे, बताया था पहले ही। तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 9 चौक 36, तो -36 हो गया। ठीक, और +3 और +6, 6 3 9, 9 7 16, यानी 36 -36, ये कट के 0 हो गया। वाह बच्चों, आ गया। ठीक, ये 0 गया, यानी इसका हमारा जवाब बड़ा बड़ा यस हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक, यानी ये gx जो है ये इसका फैक्टर है, बाई फैक्टर थ्योरम या गुणनखंड प्रमेय। अब यहाँ पे एक चीज बच्चों थोड़ा सा मद्देनजर आप लोगों को देखनी पड़ेगी, थोड़ा गौर फरमानी पड़ेगी कि हमें ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है, हम फैक्टर थ्योरम लगाएं या रिमाइंडर थ्योरम लगाएं या गुणनखंड प्रमेय लगाएं या शेषफल प्रमेय लगाएं। तो बच्चों उस वीडियो में जो पिछली इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने बताई थी जिसमें फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था, तो हमने बताया था कि फैक्टर थ्योरम एक्चुअली में रिमाइंडर थ्योरम ही है, बस उसकी एक स्पेशल कंडीशन हो जाती है। वो फैक्टर बन कब जाता है, जब रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो एक्चुअल में हम फैक्टर थ्योरम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। आपने पिछली क्लासेस में रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा रिमाइंडर पता करना सीखा है, केवल आप रिमाइंडर फाइंड आउट करिए। 0 दे देता है तो फैक्टर थ्योरम लग गई, और 0 नहीं देता है तो फैक्टर थ्योरम नहीं लगी, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में केवल फैक्टर थ्योरम के बारे में ही पूछ रहा है। तो अगर रिमाइंडर निकाल लीजिए, रिमाइंडर अगर 0 दे देता है, रिमाइंडर आपको 0 मिल जाता है तो फैक्टर है और फैक्टर थ्योरम लग गई। और रिमाइंडर अगर 0 नहीं देता है तो फैक्टर नहीं है, और यही फैक्टर थ्योरम कहती है कि फैक्टर नहीं होगा अगर 0 नहीं देता, और कुछ नहीं है। आगे बढ़े, थर्ड क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अच्छा, यानी हमें ये देखिए, ये एक अननोन भाई साहब आ गए, इन्हें पता करना है, लेकिन इन्हें पता करने के साथ एक क्लू भी दे रखा है। देखते हैं, क्लू ये दे रखा है, इसमें हमें गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, गिवन ये बड़ा बड़ा गिवन या दिया है x - 1 इज फैक्टर। अब इस क्वेश्चन में जितनी चीजें हमसे पूछी जाएंगी, जितने पार्ट आएंगे, उसमें x - 1 फैक्टर दे रखा है। x - 1 फैक्टर दे रखा है, इसका मतलब क्या है, अगर x - 1 को इस px में रख के सॉल्व करते हैं, यानी a की जगह 1 रख के सॉल्व करते हैं, तो px 0 दे ही देगा। ओके, तो इसी क्लू का उपयोग करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका, अब देखिए, हल या सॉल्यूशन, हिंदी वाले इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सॉल्यूशन, हिंदी वाले बच्चों के लिए हल। अब यहां से क्वेश्चन करने के तरीके एग्जाम में कैसे करने हैं, थोड़े से आप लोग को ध्यान देने होंगे, स्टेप मार्किंग भी होती है और सब कुछ होता है। तो कैसे करना है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन या हल लिखते हैं, उसके बाद गिवन लिखते हैं। गिवन या दिया है, गिवन इंग्लिश वाले बच्चों के लिए x - 1 इज फैक्टर ऑफ px, और यहां पे दे सकते हैं x - 1 px का गुणनखंड है। देखिए, हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए यहां तक तो सेम रहेगा, हिंदी वाले बच्चों के लिए है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है। इसके बाद हम कहेंगे देयरफॉर। अब क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, इसलिए क्या करेगा,
अब अगर हम ए की वैल्यू निकालें यानी P1 इज इक्वल टू 0, ठीक, बाय फैक्टर थ्योरम, हिंदी वाले बच्चों के लिए गुणनखंड प्रमेय से। देखिए इसको लिखने का कारण क्या है, इसको लिखने का रीजन क्या है, जब भी एग्जाम में आप क्वेश्चंस लिखते हैं तो क्वेश्चंस का सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि अगर एग्जामिनर को बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जितनी मेहनत करनी पड़ेगी कोई कॉपी चेक करने में, उतना क्या होगा, उसको परेशानी का सामना करने में और बताना पड़ेगा उसे कि हाँ मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, जिसका वो भुगतान कैसे करेगा, आपके नंबर काट के। जनरली ऐसे नंबर नहीं कटते, लेकिन जब कंपैरिजन की बात होगी कि एक बच्चे ने हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा है, प्रॉपर उसने रीजन दिया है कि हम ये चीज क्यों कर रहे हैं, और दूसरे बच्चे ने कुछ नहीं दिया है, तो वहां से नंबर की कटौती शुरू होती है। ये तब होता है जब आप ज्यादा नंबर लाने जा रहे होते हो और फिर कई बच्चों का कंपेरिजन अगर किया जाए। तो एक बार देखिए, तो शुरुआत में अगर एग्जामिनर के मन में पहले ये कॉपी पहुंच गई जिसमें सारी चीज प्रॉपर वाइज लिखी है और उसने उसे खुले नंबर दिए, मन खुश हो गया, तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, बढ़ जाती है। जब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी तब क्या करेगा, अगली कॉपी में कुछ नहीं लिखा होगा तो अच्छा रुको, ठीक है, इसलिए अब इसको ऐसे करेंगे। अब P1 इक्वल टू 0 हो गया, यानी अब P1 की वैल्यू क्या है, यानी तो P1 इक्वल टू 0 का मतलब क्या बच्चों, इस Px की जगह हम 1 रखते जाएंगे और उसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P1 की जगह -1 का स्क्वायर और +1 और प्लस k विच इज इक्वल टू 0, ठीक, विच इज इक्वल टू 0 का मतलब 1 + 1 + k इज इक्वल टू 0, यानी k इज इक्वल टू -2। यही हमारा आंसर है या उत्तर है। दूसरा पार्ट क्वेश्चन क्या कहता है, px हमारे यहाँ बदल गया, बाकी चीजें सेम है, x - फैक्टर पहले से ही क्वेश्चन में दे दिया है, तो हमें ये सब चीजें तो सेम रखनी पड़ेगी, सोल्यूशन हमें यहाँ तक करना ही पड़ेगा। तो P1 इक्वल टू 0 रखना है, बस खाली हमारा ये टर्म चेंज हो जाएगा और सोल्यूशन बदल जाएगा। आइए देखते हैं, यानी x जहां जहां है, अब हमें इस px की वैल्यू रखनी है, तो जहां जहां इसमें x है हमें उसे 1 कर देना है, ओके। टू माइनस 2 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 और प्लस √2 इज इक्वल टू 0, यानी विच इंप्लाइज दैट, यानी 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब यानी k इज इक्वल टू लिख सकते हैं k प्लस 2 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे दो तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, एक एक करके k की वैल्यू 2 को उधर ले जाओ और √2 को इधर ले जाओ, यानी k इज इक्वल टू -2 प्लस √2, आंसर यहीं पे भी रख सकते हैं आप लोग, या ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, विच इज इक्वल टू विच इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू -2 माइनस √2। इन दोनों में से जो भी आपको पसंद आए वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि माइनस को ब्रैकेट में अंदर रखें या बाहर रखें, क्योंकि ये पूरा एक टर्म ले लिया हमने और इसको उठा के हम लोग इधर लगा के राइट हैंड साइड ले आए, तो हमारा ये ब्रैकेट में माइनस के बाहर हो गया, ये चीज अपने आप पड़ गई, क्योंकि ये पूरा प्लस में था इसलिए माइनस में आ गया। अब आप चाहें तो एक एक करके ले जाइए या ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, आंसर दोनों में से कोई भी एक लिख दीजिए, गलत कभी नहीं होगा। थर्ड पार्ट में px की वैल्यू फिर बदल गई है, तो kx स्क्वायर माइनस 2 √2x + 1, फिर वही काम करते हैं। अब जहां जहां बने उसे रखते हैं, यानी -1 दिमाग में लगा हुआ है, 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। इसका मतलब क्या हो गया, k माइनस √2 और प्लस 1, इस पूरी चीज को अगर उधर ले जाएं तो k की वैल्यू आ गई 1 नहीं, √2 माइनस में था तो प्लस में हो गया, और 1 माइनस में था तो √2 - 1, ये हमारी k की वैल्यू आ गई, +1 और -√2, ओके। ये सॉल्व कर दिया हमने, ये हमारा आंसर। अब इसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक चीज पॉजिटिव में मिल रही है, या उत्तर। चौथे पार्ट में बच्चों px फिर बदल गया, kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, ओहो यहाँ दो के आ गए। अब क्या किया जाए, कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे, भाई करना तो है ही, सॉल्व किया जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। फिर P1 इक्वल टू 0, ये चीजें सेम रहेंगी, सॉल्व करते हैं, यानी k 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और प्लस k इज इक्वल टू 0, सॉल्व कर दीजिए, तो k प्लस k इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 0, तो 2k इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, यानी k की वैल्यू कितनी होगी, 3/2। इक्वेशन सॉल्व करना क्लास 8 में उन्होंने सीखा था, सिंपल सी इक्वेशन सॉल्व करनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये हमारा 3/2 आंसर आ गया, k की वैल्यू 3/2 आ गई, फ्रैक्शन में आ गई या परिमेय संख्या में आ गई, क्या दिक्कत है, ये हमारा आंसर या उत्तर हो जाता है बच्चों। अब जाके हमारी एक्सरसाइज ने कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 इसी में कहता है फैक्टराइज। अब यहां से आपके
अच्छे नंबर वाले क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं कि हाँ अब कुछ काम करवा रहा है, मेहनत करवा रहा है एक्सरसाइज में। अभी तक तो क्या है, केवल कंसेप्ट जो थे उसी से हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा था, लेकिन अब यहाँ से आप लोग को मेहनत करवानी है। अब बच्चों यहाँ पे दिया है फैक्टराइज या गुणनखंड करें। अब ये हमें दे रखा है कोई भी बहुपद या पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको फैक्टराइज करना है। इसके पहले इंट्रोडक्टरी वीडियोस चल रहे थे, इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की चल रही थी, तो फैक्टराइज करने के दो तरीके थे। एक था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, मध्य पद का विभाजन, और दूसरा था फैक्टर थ्योरम लगा के। तो फैक्टर थ्योरम में क्या करते थे और मध्य पद के विभाजन में क्या करते थे, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा फ्लैशबैक लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ज्यादा डिटेल देखना है तो पिछली वीडियोस को जरूर देखिएगा। ओके, तो आगे देखते हैं। फैक्टराइज मिडिल या मध्य पद विभाजन में क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग देखते थे ये दोनों नंबर क्या है, ठीक, ओके, यानी ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जो रहता था, इधर ना लिख के, पी एक्स हमारा रहता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के फॉर्म में रहता था। तो हमें ए और सी को मल्टीप्लाई करना था, यानी ए सी लिखना था, और ए सी के ऐसे प्राइम फैक्टर बनाने थे जिससे हमें बी वाला टर्म मिल जाए। अब उस प्राइम फैक्टर बनाने का मतलब क्या है, बी वाला या बी टर्म कैसे मिल सकता था, यून प्राइम फैक्टर्स के को जोड़ के या घटा के दो ही ऑपरेशन परफॉर्म करने थे, या तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन। वो कौन बताएगा, वो ये साइन बताएगा जो सी के आगे लगा रहता है कि हमें एडिशन करना है कि सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। अगर प्लस लगा है यानी जोड़ के, यानी ए और सी को गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आता है उसके प्राइम फैक्टर करेंगे। ओके, प्राइम फैक्टर करने के बाद उन फैक्टर्स में जोड़े, दो जोड़े बनेंगे, उन जोड़ों में से हमें देखना है कि जोड़ के एडिशन सी के पहले कैसे आएंगे, अगर माइनस है तो माइनस करने में बीच वाला बी नंबर आता है या नहीं। ये होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या मध्य पद विभाजन की तकनीक। और फैक्टर थ्योरम तो आपको पता ही है, ये पी एक्स है, ट्रायल और एरर मेथड से करिए, एक ऐसी वैल्यू रखिए कि पूरी इक्वेशन माइनस करने पे इसको एक्स की जगह ऐसी वैल्यू रखनी है, इसके जीरो फाइंड आउट करना है, जीरो या शून्य फाइंड आउट करना है, शून्य फाइंड आउट करने के बाद हमें इसे डिवाइड कर देना है, वो भी करके देखेंगे। पहले तो फिलहाल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करते हैं। अब बच्चों एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कहां पर आपको बेहतर ट्रिक या बेहतर सोल्यूशन, क्वेश्चन दोनों तरफ से, आंसर दोनों तरफ से आएगा, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बनाएंगे। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम होते हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या मध्य पद विभाजन से आंसर जल्दी आ जाएगा और फैक्टर थ्योरम लगाने पे आपका टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चंस पेपर में जब आप क्वेश्चन देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपके पास टाइम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पूंजी रहती है, टाइम भी बहुत जरूरी है। तो उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए हमें सोल्यूशन ऐसा देना है जो जल्दी आए और चीजें क्लियर रहे। तो आके देखते हैं। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हम कंपेयर करें, ए की जगह क्या है 12, आइए अब हमें रफ वर्क करना ही करना है। अब हमारे पास ये क्या है 12x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 1, यानी ए की जगह ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया बच्चों, ठीक। ये वाला माइनस साइन देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इस वाले माइनस साइन में इस वाले माइनस साइन की बात करते हैं। यानी हमें ए और सी को मल्टीप्लाई करके ऐसा फैक्टर बनाने हैं, उसके ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जिन्हें जोड़ने के बाद 7 दे, 7 दे। तो आइए देखते हैं, 12 और 1, यानी ए और सी को मल्टीप्लाई करें, ए है 12 और सी है 1, 12 1 कम 12। अब 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 12 और 2 3 6, क्या आपको मिल रहा है, ये 2 2 4, 4 गुणे 3 करते हैं तो 4 3 12 मिल जाता है, और 4 और 3 को जोड़ते हैं 7 मिल जाता है, ठीक। अब कहे आपने 6 और 2 बनेगा, 6 और 2 भी, लेकिन 6 और 2 को जोड़ोगे तो आपको 8 मिलेगा, ना कि 7 मिलेगा, ठीक। इसीलिए 4 और 3 को हम चूज करेंगे। ओके, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, ठीक, या मध्य पद विभाजन विधि द्वारा पी एक्स इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12x स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 3, एक ब्रैकेट में x और प्लस 1। सॉल्व कर लिया हमने, 4 और 3 हो गया। ओके, अभी होगा 12x स्क्वायर माइनस, ओपन कर लीजिए बच्चों, 4x माइनस 3x और प्लस 1, ओपन कर लिया हमने। ओके, माइनस साइन ओपन कर लिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ओपन कर रहे हैं, इसे करेंगे 12x स्क्वायर और 4x, कॉमन क्या आया 4x, यहाँ भी 4 है, 4 3 12 और यहाँ x भी है, तो 4x कॉमन आ गया, ठीक। और यहाँ पे कितना 4 3 3 बचा
और 3x बचा, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बचा, -1 बचा, यहां से -1 कॉमन लिया तो 3x -1 बचा। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन अगर हो रहा हो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे हवा में नहीं हुआ है। तो अब ये 3x -1 3x -1 दोनों में दिख रहा है, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो 3x -1 आ गया और 4x -1 आ गया। प्रॉब्लम कहां आई? पहली बात, कॉमन लेने में समस्या, कैसे कॉमन ले लिया गया, इसको तोड़ा कैसे गया, और दूसरी बात ये -1 कैसे बाहर आया। तो एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम 12x² और 4x में से कॉमन लेना सीखते हैं। बहुत छोटा क्लासेस की चीज बता रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, सीखना जरूरी है। 12x² -4x, अगर इसमें से कॉमन लेना हो तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे x गुणे x स्क्वायर को -4 गुणे x लिख सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब इन दोनों पद में या टर्म्स में जो चीजें एक जैसी है उसे हम ब्रैकेट के बाहर ले जा सकते हैं। तो इसमें आपको 4 दिख रहा है, इसमें भी 4 दिख रहा है, इसमें x दिख रहा है, इसमें भी x दिख रहा है। तो क्या हुआ, हम 4 और x को एक साथ बाहर ले सकते हैं 4x, फिर ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि अब अंदर टर्म में सेम चीज हमने बाहर ले ली है। याद करिए, जब इसी तरह से जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू एक्स -1 करते हैं तो 2 इंटू एक्स 2x होता है -2। यही चीज तो मल्टीप्लाई के सामने ब्रैकेट जब ओपन करते हैं तो यही चीज मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी चीज को उल्टा कर रहे हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट बाहर आके वो 2 चीज कॉमन हो जाएगी, इसलिए 4x बाहर हो गया। अब अंदर क्या बचा, एक x भी बाहर आ गया, एक 4 भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 3 बचा और x बचा, तो लिख सकते हैं 3x। यहाँ क्या बचा, 4 भी बाहर, x बाहर, यानी इसमें 1 से भी तो मल्टीप्लाई हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन के साथ 1 लग गया। पहली चीज क्लियर। अब दूसरी चीज पे आते हैं, -3x + 1 से माइनस कैसे बाहर लिया। तो बच्चों देखिए, -3x + 1 था। अब हमारे पहले टर्म में 3x -1 लिखा था और यहाँ पे 3x -1 एक तरह से लिखा हुआ है, 3x भी है 1 भी है, लेकिन जो साइन है ये खाली उल्टा है। तो क्या कर सकते हैं, इसमें से लिख सकते हैं -1 इंटू 3 इंटू x, ओके, और इसमें लगते हैं माइनस इंटू -1 लिख सकते हैं। भाई -1, ये जो माइनस है -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस होकर प्लस दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसमें से क्या है, माइनस भी बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, उसके बाद और कुछ बाहर आया, 1 साथ में बाहर आ गया। तो ये -1 दोनों जगह से बाहर आ गया, तो इसे 1 मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। तो ये हो गया 3x -1 -7। नहीं समझ में आया, फिर समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। 3x -1 इधर है, हमें एक टर्म में मिल गया था। अब हमें गणित में जुगाड़ लगाना होता है, काम को आसान बनाना होता है, इसलिए 3x -1 इधर है, इसलिए हमें 3x -1 इधर से भी निकालना है। लेकिन अब देखिए, इधर -3x + 1 है, अगर हम इस पूरी चीज में -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो बताइए क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, माइनस इंटू -3x, -1 इंटू -3x कितना हो गया 3x, और -1 इंटू -+1 कितना हो गया -1। ये 3x -1 मिल गया इसकी जैसा, ओके। तो क्या हम एक कह सकते हैं 3x -1 मिल गया ना, लेकिन ये वैल्यू बदल दे रहा है, इसलिए हम अब देखिए इसका उल्टा चले, देखिए -1, जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके x -1 था, इसलिए अब इसका उल्टा चले, ये जो -3x है उसमें अगर -1 कॉमन ले लें तो इसको 3x -1 लिख सकते हैं। ये अगर -1, यानी एक्चुअली हम 3x + 1 को ही लिख रहे हैं, लेकिन 3x -1 के साथ 3x + 1 को किस तरह से लिख सकते हैं, यानी 3x + 1 को हम लोग, सॉरी, -3x + 1 को कैसे लिख सकते हैं, माइनस के साथ 3x -1 लिख सकते हैं, है तो यही चीज। सॉल्व करिए, माइनस से मल्टीप्लाई करके तो 3x -1 मिला, ये देखिए। तो बस इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट, इसे हम लोग कहते हैं माइनस बाहर लेना। माइनस बाहर लेने बच्चों सिंपल सी बात समझिए, जैसे माइनस साइन बाहर लेते हैं चिन्ह बदल जाते हैं, जिसके आगे माइनस उसके आगे प्लस हो जाता है, जिसके आगे प्लस उसके आगे माइनस हो जाता है। इसी तरह से हम लोग यहाँ से -1 बाहर लेके साइन इंटरचेंज कर लिया और सोल्यूशन निकला। अब देखिए, अब ये 2 टर्म हो गए, ये एक टर्म, ये एक टर्म, उसमें से ये बहुत बड़ी चीज है, ये पूरी चीज बाहर आ गई कॉमन लेने के लिए। 3x -1 इधर भी एडजस्ट देगा, 3x -1 इधर भी, बस पूरे 3x -1 को हमने यहां बाहर रख दिया, और उसका बचा किधर, इधर 4x बचा, 4x लिख दिया, माइनस बचा, माइनस लिख दिया, 1 बचा, 1 लिख दिया। यही चीज हमारा आंसर या उत्तर हो गया, ओके। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला पार्ट 2x² + 7x + 3, इसको सॉल्व करते हैं। तो वही चीज बच्चों, फिर हमें रफ वर्क करना है, ए सी। अब तो देखिए डायरेक्ट करेंगे, पिछले से आप रफ में खुद मेहनत करेंगे तब क्लियर होगा ए कैसे निकला, सी कैसे निकला। हम डायरेक्ट करेंगे ताकि थोड़ी मेहनत आप भी करें, जरूरी है, इसलिए चलिए। 2 3 6, ठीक, यानी px = कितना हो गया, 2x² + 7x + 3। 2 3 6 और 6 में जोड़ना है तो 7 मिले, यानी सीधे सीधे मिल गया 2x² + 6 + 1x + 3। तो कितना हो गया 2x²
प्लस 6x+x+3 यानी कितना हो गया 2x कॉमन ले लिया तो आएगा x+3 और +1 कॉमन ले लिया आ गया x+3। ओके तो आ गया 2x x+3 पूरा बाहर आ गया, x+3 पूरा बाहर आ गया और आ गया 2x बचा क्या 2x+1। बहुत तेज सॉल्व कर दिया। एक बार देख लीजिए, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से समझाते हैं। रफ वर्क में अगर हमने 2x² + 7x+3 लिखा है तो ये और ये बच्चों क्या होगा 2 × 3 यानी 2 × 3 कितना हो गया 6। लेकिन 2 और 3 को जोड़ोगे तो आपको 7 मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन 6 के गुणनखंड करेंगे तो 6 × 6 भी मिलेगा, 2 × 3 भी मिलेगा, 3 × 2 भी मिलेगा। इसके अलावा कुछ और मिलेगा नहीं मिलेगा। तो 6 और 1 को जोड़ने पे, क्योंकि ये साइन में ध्यान रखना है, 6 और 1 को जोड़ने पे 6 और 1 को जोड़ने पे 7 दे रहा है, इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि 6 × 1 ही सॉल्व करें। उसके बाद तो फिर बाकी चीजें तो इतिहास बच्चों, सोल्यूशन है और कुछ नहीं करना। 6 और 1 को गुणा करके हमने लिखा, कॉमन लिया, सॉल्व किया, माइनस वाला भी कोई झंझट नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन, आराम से हो गया। फिर इसके अगले पार्ट की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है px² = 6x² + 5x - 6। तो ठीक है, एक नया फंक्शन दिया, फिर वही चीज करेंगे, 6 × 6 करेंगे, 36 यानी 36 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिन्हें माइनस करने पे 5 दे। तो 36 में 36 × 1 नहीं हो सकता, ठीक है। 6 × 6 बिल्कुल नहीं सकते, तो 0 ही दे देगा माइनस करने पे। 9 × 4 = 36, ये बिल्कुल सही है। 9 × 4 गया 5 आ गया, देखिए 9 × 4 = 36, ठीक। ओके तो इसको सॉल्व करते हैं, यानी कितना हो गया 6x² + 9 - 4x - 6 यानी कितना हो गया 6x² + 9x - 4x - 6। ठीक है, यहां से 6 यहां 6 तो कॉमन मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 और x मिल जा रहा है, 3x मिल जा रहा है, तो 2x और प्लस 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 माइनस 1 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें, तो 2x और प्लस 3 मिल गया। देखिए माइनस भी कॉमन, दोनों साइड से माइनस आ गया तो साइन प्लस का हो गया, और 2 कॉमन, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तब देखिए 2x + 3, 2x + 3 पूरा बाहर आ गया, तो 2x + 3 एक बार बाहर ले लिया और 3x - 2 दूसरा आ गया। तो 2x + 3, 3x - 2 ये हमारा आंसर या उत्तर। आसान है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, आराम से हो जाएगा। अगला पार्ट में px कहता है 3x² - x - 4। सॉल्व करते हैं, फिर रफ वर्क, 3 और 4 को जोड़ा, 3 × 4 = 12 और 12 के ऐसे दो खंड करने हैं जिसे माइनस करने पे 1 आ जाए, तो सीधे सीधे मिल गया। 4 × 3 ये तो सीधे सीधे मिल गया, 4 × 3 = 12, खत्म कहानी। चलिए आगे लिखते हैं, 3x² माइनस ब्रैकेट में 4 - 3x - 4, सीधे सीधे सॉल्व, 3x² - 4x और प्लस 3x - 4। अब बच्चों आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, माइनस का प्लस कैसे हो गया, माइनस इधर मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स इधर मल्टीप्लाई एक्स हो गया। ओके तो इधर से कॉमन कितना आएगा ना, 3 आ सकता है, कुछ नहीं, एक्स बाहर निकल गया, एक्स ले लिया, अंदर क्या बचा 3x - 4। जरूरी थोड़ी ना कोई नंबर कॉमन आया, हमेशा कभी कभी नहीं आता है, ठीक है। और प्लस 3x - 4 बचा ही हुआ है तो 1 लिख दें, 3x - 4 को एक ब्रैकेट में कर दें, कुछ भी नहीं आया कॉमन तो हम सीधे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ा बनाना हमारे लिए जरूरी है। तो क्या हो गया 3x - 4 एक ब्रैकेट में और x + 1 दूसरे ब्रैकेट में, यही हमारा आंसर या उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 से मामला और गंभीर हो जाता है क्योंकि हमारे पास टर्म की संख्या बढ़ गई। मामला गंभीर यानी नंबर ज्यादा, मेहनत ज्यादा और क्वेश्चन की जो स्ट्रेंथ है और अच्छी हो जाती है, और ये जरूरी है आप लोग के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, बिना इससे घबराए हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास 1 2 3 4 टर्म है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में 3 टर्म होना जरूरी थे, 3 टर्म जो पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में किया। 5 में हमारे पास 4 टर्म है, तो हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचता बच्चों, हमें इसका जीरो फाइंड आउट करना पड़ेगा, मजबूरी आ जाती है, ठीक है। जब 4 टर्म या इससे ज्यादा टर्म हो जाते हैं तो जीरो फाइंड आउट करना पड़ता है, क्योंकि px हमारा बढ़ गया है, px हमारा जब बढ़ गया है तो हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम जीरो फाइंड आउट करेंगे, तो अब x की ऐसी वैल्यू निकालिए जिसकी वजह से px पूरा जीरो दे, यानी शून्य फाइंड आउट करना है, शून्य हमें निकालना है। तो आगे देखते हैं क्या रख सकते हैं। अगर 1 रखते हैं तो क्या रखते हैं, 1 का क्यूब -2 -1 और +2, 1 रखने पे सॉल्व हो गया, ठीक है। ओके 1 रखने पे सॉल्व हो गया, यानी अगर x बराबर 1 रखते हैं तो x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो px हमें 0 दे देता है, ठीक है। यानी x, अब इसको इधर ले जाएंगे, x - 1 किसका फैक्टर है, इस px का फैक्टर तो है भाई साहब। ओके तो इसका सोल्यूशन का तरीका क्या है, आइए देखते हैं। सोल्यूशन या हल, अभी हम लोग लिखेंगे ऑन फाइंडिंग जीरो ऑफ
पी एक्स, ये लेट कर लेंगे, लेट या माना पी एक्स इक्वल टू है ऑन फाइंडिंग जीरो ऑफ पी एक्स, या पी एक्स के शून्यक ज्ञात करने पर P1 बराबर 0 हो जाता है। ठीक, हम लोग ऐसे लिखेंगे P1 इक्वल टू 0, क्योंकि एक पे हमें 0 मिल रहा था शून्य ज्ञात करने पे। रफ वर्क में दिखा देंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो रफ वर्क में दिखाएंगे कि 1 किसी P की हुई जगह 1 अगर रखते हैं तो 1 1 रख के सॉल्व हो जाता है। ओके, तो P1 इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज दैट x माइनस 1, ठीक, P1 इक्वल टू 0, ठीक, या Px इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1, और हिंदी वाले बच्चों के लिए x माइनस 1, x बराबर 1 पर, एट x इक्वल टू 1 की जगह x बराबर 1 पर लिख लीजिए। ओके, तो विच इंप्लाइज x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या होगा, x माइनस 1 px का गुणनखंड है। ठीक है, यहां पे रीजन देंगे बाय फैक्टर थ्योरम, और यहां रीजन लेंगे गुणनखंड प्रमेय से। ठीक, तो सबसे पहले हमने जीरो फाइंड आउट किया, इसलिए ऑन फाइंडिंग जीरो ऑफ पीएक्स के शून्य ज्ञात करने पर, ये एक पैराग्राफ हो गया। फिर ज्ञात करने पीएक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 1, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, पीएक्स इक्वल टू 0 एक्स बराबर 1 पर, हिंदी वाले बच्चों के लिए। फिर अगला ये हमारा एक टर्म हो गया। ठीक, ये एक पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, और ये तीसरा पैराग्राफ है जो ये कहता है x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px, क्योंकि हमने निकल गया x इक्वल टू 1 पे x माइनस फैक्टर ऑफ px बाय फैक्टर थ्योरम। x माइनस px का गुणनखंड है गुणनखंड प्रमेय से। अब जब x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो जाहिर सी बात है कि px को px इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू gx लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से लिखिए, px को x माइनस 1 इंटू gx लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो px तो यही है और x माइनस 1 हमने पता कर लिया, जीरो फाइंड आउट करने पे ये इसका फैक्टर है, इसलिए x माइनस 1 इंटू gx लिख सकते हैं। अब हमें ये gx मिल जाए हमारा काम बन जाएगा। आइए देखते हैं, तो px हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x क्यूब, यानी x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू gx लिख सकते हैं। भाई यही सिचुएशन सॉल्व की हमने, यही इक्वेशन सॉल्व की है। देयरफॉर अब x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 इंटू 2 x माइनस 1 इंटू gx, यानी x माइनस 1 gx से गुणा है, तो gx की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए gx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 कर सकते हैं डिवाइड। अब अगर हम इस पे अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, देखिए एक तरीका है, या तो हम इसको यहां से स्किप करके हम इसी को आगे सॉल्व करें। तो कैसे कर सकते हैं, हमें gx की वैल्यू चाहिए, तो gx इक्वल टू कितना हो जाएगा, gx इक्वल टू x माइनस 1 नीचे आ जाएगा, यानी px अपॉन x माइनस 1, और px की जगह हम क्या लिखेंगे, ये पूरा रख देंगे अपॉन x माइनस 1, करना यही पड़ेगा। यानी कुल मिला के क्या कहलवा रहा है, ये जितना बड़ा पॉलिनोमियल है ये बहुपद है, उसमें x माइनस 1 से भाग दे दीजिए। अब भाग देना क्लास 8 में नोट सीखा है, तब हमें वही करना है। अब बच्चों इसे हमें यहाँ पे भाग देना x माइनस 1 से, तो सिंपल सा तरीका है, भाग देना हम लोग को आता है। कितना आ गया, x स्क्वायर हम सीधे लिख देंगे, तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, कितना आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, प्लस हुआ माइनस हुआ कैंसिल आउट हुआ, माइनस 2x प्लस 2, यानी माइनस 2, तो आ गया माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2x माइनस प्लस 2, तो ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, कैंसिल आउट हो गया, आ गया 0, और आना ही है 0 क्योंकि x माइनस इसका फैक्टर है। अब ये क्यों आ गया, हमें ये क्या मिल गया, ये मिल गया gx हमने निकाल लिया। देखिए ये हमें फाइंड आउट करना था gx, तो यानी px को हम अब लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू
जी एक्स, जो ये था हमारा एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, अब पी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। ये लिख लिया, ये आ गया। अब आप देखिए इसे भी फैक्टर करना होगा क्योंकि यहाँ पे तीन टर्म आ गए, और जैसे ही तीन टर्म आ गए हमारे पास दिमाग में आ गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ठीक, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या मध्य पद विभाजन का मेथड आ गया। अब इसे हम क्वेश्चन नंबर 4 के किसी भी पार्ट की तरफ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे रब करते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। अब इसी में बच्चों हमें देखना है, तो क्या करना है, ए की जगह क्या है 1, सी की जगह है 2, 2 इंटू 1 2 एकम 2, माइनस करने पे 1 आना चाहिए, तो कर सकते हैं आराम से। एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में, फिर यहां से बड़ा ब्रैकेट शुरू, हाँ बड़ा ब्रैकेट शुरू। अब इसमें कर सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, ओके। फिर एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 2 फिर प्लस 1 एक्स माइनस 2। वही फोर्थ की जगह वही एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर आ गया, एक्स माइनस 2 बचा, उसका प्लस 1 गया, एक्स माइनस 2 पहले से रखा हुआ था, सेम मिल गया इसलिए बाहर ले लिया। अब हमने क्या किया, एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में, फिर पूरा एक्स माइनस 2 बाहर ले लिया, एक्स माइनस 2 बाहर ले लिया, इधर क्या बचा एक्स प्लस 1, ये ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट हटा देंगे तो आ गया एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। ये बच्चों हमारा आंसर हुआ, और ये फाइनल फैक्टराइज हुआ। कारण, अब देखिए ये क्वेश्चन 3 स्टेप में चलता है। जरूरत क्या है, सबसे पहले फैक्टराइज कैसे होगा, कितना लेंथी होगा। जो शुरुआत में हमने जो भी लिखा था वो क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखना होता है, ठीक। वो उसका सोल्यूशन से और इतनी मेहनत से कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। क्या है, पेपर में वैसे लिखना होता है, क्यों कि हमें अप्रोच पता चलती है। हमने क्या किया, पहला स्टेप सबसे पहले जीरो फाइंड आउट करेंगे क्योंकि टर्म्स 3 से ज्यादा है, तो पहला स्टेप जीरो फाइंड आउट करेंगे। दूसरा स्टेप जीरो फाइंड आउट करने के बाद क्या करेंगे, उसे 2 टर्म में तोड़ देंगे, क्योंकि जीरो जब हमें मिल गया तो हमें एक फैक्टर में मिल गया फैक्टर थ्योरम से। उस फैक्टर यानी जब हमने 1 पे 0 दिखा दिया था तो x माइनस 1, क्योंकि x इक्वल टू 0 मिल गया था, x इक्वल टू 1 पे हमें 0 मिल गया था, यानी x माइनस 1 हमारा फैक्टर हो गया। यानी अब उसे हम कर सकते हैं, कोई नंबर होगा px gx इंटू एक्स माइनस 1, यही पे हमारी फैक्टर थ्योरम लग जाती है। तो जब x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो जाहिर सी बात है gx होने पर मिलेगा, और ये x माइनस 1 इस px को, ये जो px था ये बड़ा वाला पॉलिनोमियल, इसे डिवाइड करने पे 0 देगा ही देगा, क्योंकि हमने 0 निकाला ही तो है टाइलर मेथड से, इसलिए 0 दे ही देगा। इसलिए हम इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का कारण है, क्यों, डिवीजन क्या करता है, जो पॉलिनोमियल्स हैं उनकी पावर्स को रिड्यूस कर देता है। डिवाइड करना मतलब है क्या, कम करना। ये जो 4 टर्म की जो फैक्टर हमारा दिख रहा था पॉलिनोमियल या बहुपद 4 टर्म का या 4 पदों का, ये कम हो जाता है, और भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष वाला फॉर्मूला अप्लाई भी हो जाता है वहां पे, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर तो 0 हो चुका है, क्योंकि ये फैक्टर थ्योरम अप्लाई हो रहा है और x माइनस 1 0 है। इसलिए दूसरी स्टेप, अब जब हमें ये 2 टर्म में ब्रेक हो गया तो हमें एक फैक्टर मिल गया, यानी एक गुणनखंड मिल गया। अब जो बचा पद है ये भी 3 पदों में है, बचा टर्म ये 3 पदों में, यानी इसमें 3 है, तो 3 मिलते हैं, इसे फर्दर फैक्टर और करेंगे, यानी गुणनखंड और करेंगे, तो तीसरी मेहनत यहाँ से कराता है। तो पहला स्टेप सबसे पहले जीरो फाइंड आउट करेंगे। दूसरा स्टेप जीरो फाइंड आउट करने के बाद हम पता चल जाएगा कोई एक फैक्टर मिल जाएगा हमें, उस फैक्टर से px जो हमें पॉलिनोमियल मेन दिया उसे डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमें एक और टर्म मिलेगा, उसे हमें फर्दर और फैक्टराइज करना है, सीधी सी बात, ठीक। तो इसका एक साइकिल बनाते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाया बच्चों। इस फ्लो चार्ट में हम क्लियर करेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले px का फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, पहला स्टेप फाइंड जीरो, शून्य निकालें। उसके बाद हमें इस फॉर्म में मिल जाएगा, px में जो भी शून्य होगा x माइनस ए के फॉर्म में मिल जाएगा, x माइनस ए इंटू जीएक्स के फॉर्म में मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब हमें ऑपरेशन करना है px डिवाइडेड बाय x माइनस ए, यानी जो भी हमारा px है उसे x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, जिससे हमें gx मिल जाएगा, और इस gx को फिर फैक्टराइज या गुणनखंड करेंगे। जब मिल जाएगा तो सारा x माइनस ए के साथ gx के भी गुणनखंड लिख देंगे और हमारा फैक्टराइजेशन px का पॉसिबल हो जाएगा। यही ऑपरेशन हमें क्वेश्चंस में करना है। अगले स्टेप पे आते हैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा। अगले पार्ट में बच्चों हम लोग देखते हैं पी एक्स क्यूब, जो हमें पीक्स एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो सीधी बात है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जीरो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जीरो अगर आप देख रहे हैं तो सीधे सीधे जोड़ते हैं, 1 रख देते हैं, तो 1 रखने पे पहले 0 रखते हैं, 0 रखने में एक्स कैंसिल हो जाएगा लेकिन माइनस 5 बचेगा, तो 0 तो नहीं हो सकता इसका 0। फिर 1 रखने की कोशिश करते हैं, 1 तो एक्स क्यूब हो जाएगा, लेकिन -3 और -9 9 3 12 और 5 1 6, ये भी नहीं हो सकता। -1 रखने देंगे, पहले ये कोशिश करिए 0 1 -1 रख के। अमूमन आप लोग में जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो इस पे आ जाता है। बहुत ज्यादा कठिन होगा तो फिर हम उसके आगे भी बढ़ेंगे, 2 3 -1, इससे ज्यादा जल्दी देता नहीं कि सोच का वहां तक सोचने में टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग एक बार -1 रख के कोशिश करते हैं, तो -1 रख के कोशिश करते हैं, तो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, हाँ -1 का क्यूब -1
और -1 हो जाएगा -3 और +9 और -5, तो 5 3 8 1 9 देखिए कैंसिल आउट हो गया, यानी x इक्वल टू -1 पे हमारा 0 दे रहा है, यानी x + 1 इसका फैक्टर है। x इक्वल टू -1 पे 0 दे रहा है, इसलिए x + 1 इसका फैक्टर है। तो वही टर्म जो भी हम लिखेंगे ऑन फाइंडिंग 0 of px we get px is equal to 0 at x is equal to -1, which implies that x minus 1 is factor of px. Sorry, x minus 1 नहीं, x plus 1 is a factor of px. नाउ करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, x minus 1 is a factor of px. ओके, तो अब क्या करेंगे, नाउ अब हमें डिवाइड करना है, ठीक। तो x plus 1 से डिवाइड करेंगे हम px को, यानी x क्यूब -3x² -9x और -5 को। ओके, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, x² x क्यूब प्लस x² तो माइनस तो कैंसिल हो गया, आ गया -4x² -9x -5 आ गया -4x, आ गया -4x² -4x और प्लस साइन कैंसिल आउट हो गया, आ गया -5x -5 आ गया -5, तो -5x -5 प्लस साइन और प्लस साइन कैंसिल आउट होकर हमें 0 दे दिया। तो हमारे पास कितना आया, अब हमारे पास कितना आया, px इक्वल टू एक ब्रैकेट में आ गया x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x² -4x -5। तो px हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं, अब इसमें हम पेयर बनाए तो कितना होगा, 5 और 1, 5 1 5, 5 1 5 और पेयर में माइनस करने में हमें 4 चाहिए, यानी क्या कर सकते हैं, 5 गुणे 1 5 - 1 4 भी हो गया, 5 गुणे 1 5 भी दे दिया, ठीक है। तो फिर हमारा आ गया x + 1 एक ब्रैकेट में, फिर x² -5 -1 एक ब्रैकेट में और -5। सॉल्व करेंगे हम आगे इसको, तो आएगा x + 1 एक ब्रैकेट में और इसके बाद x² -5x माइनस प्लस और x -5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x + 1 एक ब्रैकेट में, फिर अगले ब्रैकेट में x कॉमन ले लेंगे, x -5 कुछ नहीं कॉमन आएगा तो x -5 ये हो गया, 1 कॉमन ले लिया, ठीक। तो आगे x + 1 एक ब्रैकेट में, फिर x -5 दूसरे ब्रैकेट में और x + 1 एक और ब्रैकेट में। तो यही बच्चों हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आंसर आ गया या उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन बच्चों कहता है x³ + 13x² + 32x + 20, तो बहुत बड़े बड़े नंबर है भाई। तो चलिए बड़े हुआ तो क्या हुआ, देखते हैं क्या हो सकता है, सॉल्व करते हैं, ठीक। अब देखिए पहली बात, 0 से तो हो नहीं सकता, 20 कैरी कर रहा है, इसलिए 0 से तो हो नहीं सकता, 1 से तो पॉसिबल ही नहीं, सब पॉजिटिव है, इसलिए 1 से तो -1 रख के देखते हैं। तो -1 हो गया, प्लस 13 हो गया, 32 -32 को -1 33 हो गया और 13 और 20 33 हो गया, -1 को दे देगा। इसी तरह आपको क्वेश्चन आना चाहिए। तो क्या होगा, px = 0 at x = -1, यानी x + 1 इज फैक्टर ऑफ px। ये क्लियर हो गया, वी गेट px = 0 at x = -1। अब क्या करेंगे, x + 1 से इधर भी डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करना शुरू करते हैं। px हमारे पास कितना है, x³ + 13x² + 32x + 20, ठीक है। तो आ गया x², तो x³ + x² आ गया, माइनस कैंसिल आउट, 13 में से एक गया, 12x² + 32x और प्लस 20, तो कितना गया, प्लस 12x, x है तो 12x² प्लस 12x और कुछ नहीं, इधर तो कुछ नहीं होगा, माइनस कैंसिल आउट, 12 में से गया 20x + 20, तो प्लस 20 हो गया, ठीक। तो 20x + 20 माइनस कैंसिल आउट 0 दे दिया, ठीक। यानी अब हमारे पास px कितना हो गया, px हो गया हमारे पास x + 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x² + 12x और प्लस 20। तो भाई 20 के ऐसे दो पार्ट करने हैं जिसे मल्टीप्लाई करने पे 20 है और जोड़ने पे 12 है, तो 10 गुणे 2, 10 दूना 20 और 10 + 2 12 आ गया, क्लियर। 10 और 2, जब आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे तब आप आराम से इसको क्लियर करते जाएंगे, तो आराम से आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये कैसे होने चाहिए पॉइंट्स, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। x + 1 एक ब्रैकेट में हो गया, उसके बाद एक ब्रैकेट में x² + 10 + 2x + 20, ये हो गया सॉल्व। फिर x + 1 एक ब्रैकेट में, फिर x² + 10x + 2x + 20, ये हो गया इक्वल टू x + 1 एक ब्रैकेट में, फिर x कॉमन आ गया, x + 10 आया और +2 कॉमन आया, x + 10 आया। इस तरह से हमने आ गया x + 1, उसके बाद x + 2
और x प्लस 10, x प्लस 10 बाहर आ गया, x प्लस 2 बाहर आ गया, यही हमारा आंसर या उत्तर हो गया बच्चों। ओके, ठीक है बच्चों। फिर लास्ट में हम लोग देखते हैं, हमें यहाँ पे अलग वेरिएबल का पी वाई दे रखा है, यानी वाई वेरिएबल का बहुपद या पॉलिनोमियल है। तो 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो देखते हैं इसका जीरो फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो अगर 1 रख के देखें तो 2 और प्लस 1 3 और माइनस 2 प्लस माइनस 1 माइनस 3, 1 पे हो गया, यानी क्या हो गया, वी गेट पी वाई इक्वल टू 0 एट वाई इक्वल टू 1। तो y माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पी वाई। ओके, नाउ क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे y माइनस 1 से किसको डिवाइड करेंगे, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2y स्क्वायर, तो आगे 2y³ माइनस 2y स्क्वायर, तो माइनस और प्लस, ओके, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, और 2 और 3y स्क्वायर हो गया, 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 हो गया प्लस 3y, तो 3y स्क्वायर माइनस 3y, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, कैंसिल हो गया प्लस और 2 माइनस 1 यानी y माइनस 1, y माइनस 1 यानी इधर आ गया प्लस 1, ये हो गया y माइनस 1 और ये माइनस और प्लस होके कैंसिल आउट होकर 0 दे दिया, यानी हमारे पास कितना आया, पी वाई इक्वल टू कितना आया, y माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2y स्क्वायर प्लस 3y और प्लस 1 एक ब्रैकेट में। तो जाहिर सी बात है, a की जगह 2 है, c की जगह 1 है, 2 इंटू 1, गुणा करने पे 2 आए और जोड़ने पे 3 आए, तो सीधे सीधे तो बहुत आसान हो गया, y माइनस 1 एक ब्रैकेट में, यहाँ 2y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 y प्लस 1 एक ब्रैकेट में, ये हो गया y माइनस 1 और ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1, ये हो गया, फिर आ गया y माइनस 1 ए ब्रैकेट में, फिर 2 कॉमन, y कॉमन, तो हो गया y प्लस 1, इधर कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस 1 लिख देंगे आगे, ये हो गया y माइनस 1 एक ब्रैकेट में, y प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में और 2y प्लस 1 तीसरे ब्रैकेट में, ये हमारा आंसर और उत्तर हो गया बच्चों। ठीक है, ये y प्लस 1 बाहर आ गया, ये 2y प्लस 1 जो बचा वो हमने लिख दिया। ओके, ये हमारा लास्ट और फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 खत्म हो चुकी है। 2.3 के साथ साथ हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस आए इन्हें कैसे लगाते हैं, और ये क्वेश्चन जो लास्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने किया है वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आते हैं और गलती गुंजाइश रहती है। क्यों? क्योंकि इतने स्टेप्स हैं, अभी आपको लेंदी लगेगा, जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टेप्स ऐसे ही फॉलो होने हैं। उसके बाद हमारे पास इस तरह से फैक्टर्स आते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो 3 टर्म से ज्यादा या 3 पद से ज्यादा उसके हैं, ज्यादा पद हैं, तो हमें वहां 0 या 0 फाइंड आउट करना पड़ता है। तो आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको खत्म हुआ, अच्छा लगा होगा। चैप्टर यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म होती हुई चैप्टर बचा है, और इसी के साथ अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और अगर कुछ समझ में आया तो लास्ट में लिखिएगा एक्सरसाइज 2.3 डन, कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, हमें समझ में आ जाएगा। तो आगे के वीडियोस और आगे के लेक्चर्स देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करिए, फेसबुक चैनल को फॉलो, फेसबुक पेज को फॉलो करिए और यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करिए। तब तक के लिए बच्चों अलविदा लेते हैं।